नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी। 7 वेतन आयोग हो चुके हैं गठित। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा। तीसरे लॉन्च पैड के गठन को मिली कैबिनेट की हरी झंडी। श्रीहरिकोटा में बनेगा तीसरा लॉन्च पैड। इसरो बढ़ाएगा नए मिशंस की फ्रीक्वेंसी। और यूएनडीडीआर ने जारी की रिपोर्ट। केरल की वायनाड लैंडस्लाइड को मिली रिपोर्ट में जगह। आपदा न्यूनीकरण के लिए जिम्मेदार है यूएनडीडीआर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। जल्द ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव आयोजित होने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के तत्कालीन 4 लाख कर्मचारी रहते हैं। मौके की नजाकत को समझते हुए केंद्र सरकार ने 8वीं पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग की मांग लंबे वक्त से ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की जा रही थी। नए वेतन कमीशन से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। अभी 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। कमीशन के चेयरपर्सन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पे कमीशन के चेयरपर्सन नियुक्त किए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस के माथुर थे। इसने 2014 में काम शुरू किया था और 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। 7वें वेतन कमीशन आयोग की समय सीमा 2026 में खत्म होगी। इसलिए सरकार ने समय रहते नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकार के पास सिफारिशों को रिव्यू करने और उसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय होगा। ट्रेड यूनियंस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में तनख्वाह निर्धारण का आधार बनेंगी। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी, जिससे उपभोग बढ़ेगा और इसका सीधा असर आर्थिक समृद्धि के तौर पर दिखाई देगा। हालांकि नए पैनल से कुछ उम्मीदें की जा रही हैं, जैसे वर्तमान में न्यूनतम वेतन का निर्धारण पोषण विशेषज्ञ वालेस रुडेल एक्रोएड द्वारा तैयार किया गए फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। यह फॉर्मूला 1957 में आयोजित 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में अप्रूव हुआ था, लेकिन अब यह अपर्याप्त है। अब जीवन की जरूरतें पूरी तरह से बदल गई हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी अब एक बेहद जरूरी आवश्यकता बन गई है। बड़े पैमाने पर निजीकरण के चलते स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का खर्च दोगुना हो गया है। इसलिए जरूरी है कि न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए पैनल द्वारा नया फॉर्मूला जारी किया जाए। अब हम आइए एक नजर डाल लेते हैं भारत के पे कमीशंस के इतिहास पर। 8वां पे कमीशन अभी गठित होगा। उससे पहले भारत में 7 पे कमीशंस गठित किए जा चुके हैं। पहले पे कमीशन का गठन मई 1946 में किया गया था। इसके चेयरपर्सन थे श्रीनिवास वरदाचार्य। इस पे कमीशन ने न्यूनतम सैलरी 55 रुपए प्रति माह और अधिकतम सैलरी 2000 रुपए प्रति माह निर्धारित की थी। दूसरा वेतन आयोग का गठन अगस्त 1957 में किया गया था। इसके चेयरपर्सन थे जगन्नाथ दास। इसने 80 रुपए प्रति माह न्यूनतम वेतन की सिफारिश की थी। तीसरे पे कमीशन का गठन अप्रैल 1970 में किया गया था। इसके चेयरमैन थे रघुवीर दयाल और इस पे कमीशन ने 185 रुपए हर महीने न्यूनतम सैलरी की सिफारिश की थी। इस पे कमीशन ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच सैलरीज में समानता की भी बात कही थी। वहीं चौथे वेतन आयोग का गठन सितंबर 1983 में किया गया था और इसके चेयरपर्सन थे पीएन सिंघल। इस पे कमीशन ने 750 रुपए हर महीने न्यूनतम सैलरी की सिफारिश की थी। इस पे कमीशन ने परफॉर्मेंस के मुताबिक सैलरी स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया था। वहीं 5वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 1994 में किया गया था। इसके चेयरपर्सन थे जस्टिस एस रत्नवल पांडियन। इस पे कमीशन ने 2550 रुपए महीने न्यूनतम सैलरी की सिफारिश की थी। इस पे कमीशन ने पे स्केल को कम करने की भी सिफारिश की थी। इसके अलावा छठे पे कमीशन का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था। इसके चेयरपर्सन थे बीएन श्रीकृष्णा। इस पे कमीशन ने 7000 रुपए हर महीने न्यूनतम सैलरी की सिफारिश की थी। वहीं अधिकतम सैलरी 80,000 रुपए हर महीने की निर्धारित की गई थी। 7वें पे कमीशन ने 18,000 रुपए हर महीने की न्यूनतम सैलरी की सिफारिश की थी। वहीं अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपए प्रति महीने की सिफारिश थी। इस कमीशन ने वर्क लाइफ बैलेंस पर भी जोर दिया था।
यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी UNDRR ने क्लाइमेट सेंट्रल्स के साथ मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में भारत की वायनाड लैंडस्लाइड को दुनिया में जलवायु परिवर्तन के चलते हुए 26 ग्लोबल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में शामिल किया गया है। जुलाई 2024 में केरल की वायनाड लैंडस्लाइड में 350 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थीं। इस लैंडस्लाइड में हजारों लोग बेघर हो गए। लैंडस्लाइड या भूस्खलन से मतलब है गुरुत्वाकर्षण क्रिया के चलते चट्टान, मलबे या पृथ्वी के एक समूह का ढलान से नीचे खिसकना। तीव्र ढलान वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र भूस्खलन के खतरों के लिए ज्यादा वनरेबल होते हैं। लैंडस्लाइड के कारणों की बात करें तो प्राकृतिक कारणों में तो भूकंप और भारी वर्षा आते हैं। इसके अलावा मानवीय कारणों में अवसंरचना विकास, माइनिंग, असतत पर्यटन और गैर नवीनीकरण शामिल हैं। रिपोर्ट की माने तो साल 2024 में जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में 3700 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इन 26 गंभीर मौसमी घटनाओं से लाखों लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि UNDDR आपदा जोखिम न्यूनीकरण के कोऑर्डिनेशन के लिए UN सिस्टम के तहत लीडिंग एजेंसी के तौर पर काम करती है। ये संस्था सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सेंडाई फ्रेमवर्क को 18 मार्च 2015 को अपनाया गया था। इसका लक्ष्य नई आपदाओं को रोकना और मौजूदा आपदा जोखिम को कम करना है। इसके लिए समाज के सभी लोगों की भागीदारी की जरूरत बताई गई है। कल के न्यूज़ एट 9 प्रोग्राम में हमने इसरो के एक ऐतिहासिक अचीवमेंट की बात की थी। दरअसल इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया था और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। इसके बाद यूनियन कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। श्रीहरिकोटा में देश का एकमात्र स्पेस पोर्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर शार स्थित है। इस अंतरिक्ष केंद्र को शार श्रीहरिकोटा रेंज के नाम से जाना जाता था। 5 सितंबर 2002 को इसका नाम बदलकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन जी की याद में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार कर दिया गया था। देखिए, इसरो को भविष्य में भारी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV का उपयोग करने के लिए तैयार होने के लिए नए लॉन्च पैड की जरूरत होगी, जिसे वर्तमान में ही विकसित किया जा रहा है। यह भारत की 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना के लिए भी जरूरी होगा। तीसरे लॉन्च पैड के 4 साल में 3984.86 करोड़ रुपए की लागत से बनने की उम्मीद है। ये लागत लॉन्च पैड की स्थापना और वाहन असेंबली, उपग्रह तैयारी और फ्यूलिंग जैसी सभी सुविधाओं को कवर करेगी। वर्तमान में श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में 2 लॉन्च पैड हैं। पहला लॉन्च पैड 30 साल पहले बनाया गया था। इसे PSLV और SSLV जैसे छोटे यानों की लॉन्चिंग के लिए डिजाइन किया गया था। वहीं दूसरा लॉन्च पैड 20 साल पहले बनाया गया था। इसे मुख्य रूप से GSLV और LV-M3 जैसे भारी वाहनों के लॉन्चिंग के लिए तैयार किया गया था। तीसरा और नया लॉन्च पैड दूसरे लॉन्च पैड के लिए बैकअप के रूप में भी काम करेगा। इसका इस्तेमाल भारी रॉकेटों की लॉन्चिंग के लिए भी किया जा सकता है। इससे भारत से लॉन्चिंग की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, जिससे इसरो को ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल और साइंटिफिक मिशंस को अंजाम देने में सहायता मिलेगी। हाल ही में द ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 जारी की गई है। इसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची तैयार करने के लिए 60 से ज्यादा कारकों के आधार पर 145 देशों की सैन्य शक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है और उम्मीद के मुताबिक USA ने सैन्य शक्ति में बेजोड़ नेता के रूप में अपनी स्थिति को कायम रखा है। यह स्थिति 2005 से ही कायम है, जिसकी मुख्य वजहों में है जनशक्ति, वित्तीय संसाधन, पर्याप्त भौतिक भंडार और औद्योगिक उत्पादन। USA के बाद रूस ने रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बढ़े हुए भू राजनीतिक तनावों के बावजूद ईरान, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देशों के साथ गठबंधनों से इसकी स्थिति में मजबूती हुई है। इस रैंकिंग में चीन तीसरे स्थान पर है। चीन रक्षा और विकास में पर्याप्त निवेश के जरिए अपनी सैन्य क्षमताओं में विस्तार कर रहा है। भारत इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। भारत का पावर इंडेक्स है 0.1184 और भारत में 51,37,550 मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान टॉप 10 देशों में शामिल नहीं है। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस।
यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। इससे सीमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतान सरीखे एप्लीकेशंस को करने में आसानी होती है। यह पीयर टू पीयर लेन देन को भी पूरा करता है, जिससे जरूरत और सुविधा के अनुसार शेड्यूल और भुगतान किया जा सकता है, जिसे तैयार किया गया है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आइए अब नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। आज नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट है। इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, हाइड्रोजन फ्यूल और बायोफ्यूल पर खास जोर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में ईवी की बिक्री 640 गुना बढ़ी है, जिसमें फेम 2 और पीएम ई ड्राइव जैसी योजनाओं की विशेष योगदान रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के टारगेट को अपनाने पर जोर दिया। इरडा, एसजीवीएन, जीएमआर एनर्जी लिमिटेड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी एनईए के बीच एक एग्रीमेंट किया गया है। इसके तहत नेपाल की कर्णाली रिवर पर 900 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह प्रोजेक्ट 25 वर्षों तक बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर यानी बूट मॉडल पर चलाई जाएगी। कर्णाली रिवर नेपाल की सबसे लंबी नदी है। इसका 90% से अधिक बेसिन नेपाल में स्थित है और भारत में प्रवेश करने के बाद यह शारदा नदी से मिल जाती है। फिर ये दोनों नदियां मिलकर घाघरा नदी के नाम से जानी जाती हैं, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में बेंगलुरु में अमेरिकी कॉन्सुलेट का उद्घाटन किया गया। इसका मकसद पर्यटन, शिक्षा और व्यापार यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करना है। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इसलिए यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज, ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसी तर्ज पर अमेरिकी दूत ने लॉस एंजलिस में एक भारतीय कॉन्सुलेट खोलने की भी घोषणा की है। इस कॉन्सुलेट के खुलने से अब बेंगलुरु और कर्नाटक के लोगों को वीजा सेवाओं के लिए चेन्नई जाने की जरूरत नहीं होगी। चीन ने पाकिस्तान के एक सैटेलाइट PRSCEO-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। साथ में अपने 2 सैटेलाइट्स तियानुल 1 और लंतान 1 को भी लॉन्च किया है। ये लॉन्च चीन के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसमें लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। यह मिशन लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज की 556वीं उड़ान थी। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने पाकिस्तान के लिए कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। जैसे 2024 में चीन ने पाकिस्तान के लिए एक मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था और 2018 में पाकिस्तान के पहले ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 को भी चीन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 प्रदान किए। इस समारोह में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया। इन खिलाड़ियों में शामिल हैं शूटर मनु भाकर, शतरंज चैंपियन D गुकेश, हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार। अगर इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों की बात करें तो मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा, जबकि गुकेश सबसे कम उम्र में शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन बने। हरमनप्रीत ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारत को हॉकी में कांस्य पदक दिलाया था। वहीं प्रवीण कुमार ने पेरिस में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, 5 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बढ़ने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, सेंडाई फ्रेमवर्क संबंधित है आपदा प्रबंधन, कृषि प्रौद्योगिकी, सहकारिता या फिर ई गवर्नेंस से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 7वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन कौन थे? BN श्रीकृष्णा, श्रीनिवास वरदाचार्य, जगन्नाथ दास या फिर AK माथुर। आइए एक बार नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, हाल ही में इजराइल हमास के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ है। समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किन देशों के द्वारा निभाई गई है? USA, कतर, इजिप्ट या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है विकल्प D, यानी सभी देशों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी, 26 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 30 जनवरी। इसका सही जवाब है विकल्प A, यानी 16 जनवरी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल पूरे हफ्ते की कंपाइलेशन के साथ आप सब लोग फिर हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।